डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रीट परीक्षा का जो आपका एग्जाम पेपर है इसका सॉल्यूशन। तो इससे में कंप्लीट 150 क्वेश्चन के आंसर्स को हम इसमें देखेंगे और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स बताए जाएंगे वो पूरे के पूरे आपके 150 क्वेश्चन के राइट आंसर्स बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बड़े ध्यान से आप देख लेना है इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है आपसे सत्य असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो अगर आप ये चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं तो इसमें से एक कथन असत्य है, वो है यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा आदित्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर टू में डैश, यहाँ पे हिंदी में ही बात कर लेता हूं मैं। खालिस्तान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा हमारा? विकास। ठीक है, विकास इसका राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपको बचपन की विशेषता नहीं पूछी गई है, ये ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से बचपन की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? अनुकरणीय आयु, ये बचपन की विशेषताओं में शामिल नहीं होता। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी एवं वातावरण। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आईक्यू 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 ऑफ ए टैलेंटेड चाइल्ड इज, यानी प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो है होती है वो कितनी होती है, ये आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 140 होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 140। छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, क्योंकि रीजन आपसे पूछा गया है, तो क्योंकि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खालिस्तान वर्ष होगी। देखिए 16 वर्ष का बच्चा है और बुद्धि लब्धि परीक्षण में वो 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु जो है वो आपसे पूछी गई है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत जो दिया गया था, इसको जिसने लागू किया था उनका नाम था थॉमसन। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कथानक संप्रक्षण परीक्षण। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ध्यान से देखिए, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो सृजनात्मकता मुख्यतः जो संबंधित है वो है अपसारी चिंतन से। तो इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चन से मैक्सिमम, जो अगर हम टोटल काउंट करें कि सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस जो हैं डी के ही इसमें लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रश्नों के आंसर डी होने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी 11वां क्वेश्चन का भी डी आंसर है। तो हमने देखा 6 क्वेश्चन से लेकर के आपके 11 क्वेश्चन तक सारे डी आंसर्स थे। अब आते हैं हम 12वें क्वेश्चन के ऊपर। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं और उसके बाद में नीचे फिर इनके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे दिए गए हैं। ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर और 4 नंबर। अब यहाँ पे इन चारों में से आपको बताना है कि क्या सारे हैं या कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है 1 4 या 1 2 या फिर 2 4 या फिर 3 4। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, इसको देखिए ध्यान से सारा का, साइंस ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड आर। तो साइंस बताना है आपको, साइंस यानी कि लक्षण बताने हैं। तो लक्षण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2, यानी कि अभिव्यक्ति में नव्यता, और आपका दूसरा जो होगा जिज्ञासा, यानी कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में कालानुक्रमिक आयु इनटू में 100, ये वाला जो आपका सूत्र है ये किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका सूत्र जो है टर्मन ने दिया, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें क्या है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो किसकी संभावना अधिक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन वो होगा, उसको डिसलेक्सिया है, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकृति है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। तो ये कथन जो दिया गया था ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में देखिए क्या पूछा गया, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही कराया। यह अधिगम कौन सा प्रकार का है, यानी कि उसने जो है गलती को सुधारा। तो ये अधिगम कौन से प्रकार में आता है, तो आंसर आ जाएगा ये सकारात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर, उसको देखते हैं। 18 नंबर जो है इसमें पूछा गया, निम्न में से किस सिद्धांत को पूर्ण बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को जो है इस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। इसमें आपका इंग्लिश वर्जन ऊपर है, नीचे हिंदी वर्जन है। हिंदी वर्जन में बता रहा हूं आपको, आप मैच कर लेना। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है डी वाला ऑप्शन। देखिए, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 देखिए, 20 में पूछा गया, निम्न में से किसे अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे नई वर्ड जुड़ा हुआ है, तो किसने नहीं किया है, तो आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम ने। तो डी ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 नंबर। अब 21 देखिए ध्यान से, 21 आपसे क्या पूछ रहा है। 21 में पूछ रहा है, बार बार बच्चों को सजा से बचाने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो ये दर्शाता है जो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ये चीज इसमें दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर में। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या पूछा गया, देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो कितने घंटे हैं निर्धारित घंटे, तो आंसर आ जाएगा आपका 45।
ठीक है, 45 घंटे निर्धारित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण को की विशेषताओं से भिन्न है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न पूछा है, ध्यान रखना आपको, भिन्न पूछा है, तो भिन्न है अभिक्षमता। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 24 नंबर देखिए और ध्यान से समझिए। 24 नंबर में आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सबसे महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चा, चाइल्ड इज द मेन जो है वो आपका सेंटर्ड होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन सेंटर्ड। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। 25 नंबर को देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र जो है वो क्या कर सके। तो आंसर हो जाएगा हमारा, छात्र जो है छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ये कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कि छात्र जो है डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 25 में। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, उसका अर्थ ये है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 27 में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, तो सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एवोल्यूशन का पर्पस पूछा गया है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं, उसका ये अर्थ है मूल्यांकन का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन फिर से करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। 29 नंबर में देखिए आपको कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम्स को आपको क्या है मैच करना है ना। तो मैच करना है तो आपको कॉलम के हिसाब से मैच करना होगा। तो यहाँ पे जो कॉलम दिया गया है ये नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल है ना, इसको इंग्लिश में लिखा है, आप नीचे देख लीजिए हिंदी में, ये इस तरह का आपको जो है ये देखने को मिल रहा है। तो निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्ण से मिलान करिए। तो यहाँ पर जो है इनको मिलान करना है, नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं हमारे पास। आपका जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये रहा ऑप्शन, कौन सा सही रहेगा इसमें, अगर आप इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 में वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो पहले का डी होगा, दूसरे का आपका ए होगा, तीसरे का बी होगा और चौथे का सी होगा। तो ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ाता है। तो क्या आंसर होना है हमारा, तो वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ाता है। तो पहले में सामान्य आएगा, फिर दूसरे में विशिष्ट आ जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट पेपर की तरफ, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में। अब देखिए खंड 2 में आ चुके हैं, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 30 प्रश्न है। चलिए पहला जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए। तो यहाँ पे बोला गया किंड रगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन जो है वो आपको बताना है। तो वो सत्य कथन क्या है, चौथा ऑप्शन देखिए, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, ये इसका सत्य कथन है। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। तो किस माध्यम से दी जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि सामाजिक पर्यावरण से। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 33 नंबर की तरफ। 33 नंबर देखिए, इस 33 में आपसे पूछा गया भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। ठीक है, तो ये आपसे सीमा पूछी गई है, तो सीमा कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा हमारा यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये इसकी एक सीमा है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, इसमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम को का सोपान जो है नहीं है? तो कौन सा वो उपागम का सोपान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 35 नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो ये किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु। इसके बाद 36 नंबर, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। तो भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बोलना और लिखना। इसके बाद आते हैं 37 नंबर पे, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो ये किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा लेखन से। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है, इसमें पूछा गया है लिंगवा फोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो ये किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो इसको शामिल करते हैं हम श्रव्य सामग्री में। आपको पता ही है रिकॉर्ड प्लेयर क्या होगा, सुनने का काम आएगा। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में? तो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें सम्मिलित नहीं है विश्राम कक्ष। तो डी ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज ये 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 में आपसे पूछा गया है सस्वर वाचन का गुण है। तो सस्वर वाचन का गुण जो है वो उचित ध्वनि निर्गम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में है आपका मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त कथन पूछा है इसमें। इसके बाद में 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 42 नंबर में आपसे पूछा गया मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर जो ये मूल्यांकन की परिभाषा है ये किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ये माइकेलिस की है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का। 43 की तरफ मूव करते हैं। 43 देखिए, अब 43 में आपसे पूछा गया है विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष जो है आपको बताना है। तो ये दोष ये है कि यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जो है कम हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि एक मास्टर पे विद्यार्थियों की संख्या कम हो। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछा जा रहा है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा इसमें 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ने के बाद में आपको 46 से लेकर के 50 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश तो आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे भी है, और आज चाहें तो आपके पास ऑलरेडी ये बुकलेट है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसका 46 नंबर जो क्वेश्चन है उस अनुच्छेद के अनुसार हम इसके आंसर्स बताएंगे, क्या आंसर्स होने वाले हैं इसके सही सही। ठीक है, तो यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 46 नंबर में है आपसे सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद आपको सदैव का बताना है। तो सदा प्लस एव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 47 है निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो विष शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो होता है गरल। तो इसमें भी आ जाएगा डी। उसके बाद आ जाइए 48 नंबर पे, निरोधी शब्द का विलोम जो है आपको बताना है। तो निरोधी शब्द का जो विलोम होता है वो हो जाएगा आपका समर्थक, यानी कि डी। यहाँ पे भी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब आते हैं हम 49 नंबर पे। 49 नंबर देखिए ध्यान से, इसमें क्या पूछा गया है। 49 नंबर में गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आश्य आपसे पूछा गया है। तो मनोदशा शब्द से आश्य जो है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मन की दशा से।
इसके बाद में नेक्स्ट मनुष्य शब्द है, तो मनुष्य शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जिसमें प्रश्न संख्या आपको 51 से लेकर के 55 तक के उत्तर देने हैं। तो चलिए, इसके आपको सभी के पास ये होगा, नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम इन प्रश्नों के उत्तर देखने जो इस गद्यांश से संकलित किए गए हैं या लिए गए हैं। तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अमूल्य का अर्थ है, अमूल्य होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य उसी को बोलते हैं जिसका कोई मोल ना हो। 52 नंबर क्या है? 52 नंबर है निधियां शब्द का एक वचन होगा। निधियां शब्द का एक वचन पूछा है, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को पढ़ते समय ध्यान रखना, एक वचन होगा निधि। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 53 नंबर पे, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल पूछा है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा काल है, ये आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सामान्य वर्तमान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 54 नंबर पे। 54 नंबर देखिए, 54 में है भाव शब्द है। तो भाव शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, याद रखना क्या है, भाव शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद आ जाइए 55 नंबर पे। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ जो है आपको बताना है। तो अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ जो होता है, अचेतन मतलब जिसको चेतना नहीं है, यानी कि जिसको पता ही नहीं है, यानी कि निर्जीव। उसके बाद में आते हैं 56 नंबर पे, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। तो वाक्य के अंग आपसे पूछा गया है, बस सिंपल सा आपको आंसर दे देना था कि इसके 2 अंग माने गए हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है, यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर पे आते हैं। 58 नंबर में आपसे क्या पूछा है वो देखिए। 58 नंबर में पूछा है आपसे, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त चिन्ह पूछा है, तो वो क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा वो योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर में, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा सदा एक सी स्थिति बने रहना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 60वां क्वेश्चन, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। बहुत लज्जित होना का जो मुहावरा होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर सही हमारा, तो आंसर हो जाएगा घोड़ों पानी पड़ना, सॉरी घड़ों पानी पड़ना। तो यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंड 2 आ गया, भाषा आपका संस्कृत। ठीक है, अब इसके प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। तो 61 क्वेश्चन देखिए, ओ तस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम थी। तो यहाँ पर कौन सा है आंसर सही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यहाँ पे कंठोष्ठम। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 62 नंबर पे। मैं फटाफट क्या है संस्कृत के आंसर्स फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि इसको आप आराम से पढ़ना, संस्कृत को मैं आंसर्स बता रहा हूँ। 62 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका संस्कृत में राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद आते हैं 63 नंबर पे। 63 देखिए, 63 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। उसके बाद में 64 पे आ जाइए, 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इसके बाद आ जाइए 65 पे, 65 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 66 पे। 66 का भी जो आंसर होगा यहाँ पर आपका डी ही होगा। 67 की बात करते हैं, तो 67 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट 68 की तरफ। 68 में जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। इसके बाद में 69 जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। और इसके बाद में आपका 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 जो क्वेश्चन है आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। 72 जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में राइट आंसर्स बता रहा हूँ, आप देख लेना कि आपने ये करे हैं या नहीं करे हैं। 73 की बात करते हैं, तो 73 का जो आंसर हो जाएगा वो भी सही होगा, डी। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 74 नंबर, 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसके बाद में 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर जो होना था वो बी होना था। ध्यान रखना,
आंसर्स को जरूर मैच करना, बिल्कुल राइट ऑफिशियल आंसर्स की बता रहा हूं मैं। 76 के बाद में 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस छोटा सा जो है गद्यांश टाइप में दिया गया है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में 77 नंबर्स तक के क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर किस किस क्वेश्चन के देने हैं, 77 से लेकर के आपको 81 तक के इसी पैसेज के थ्रू देने हैं आंसर। तो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, 77 का नोट करिए। तो 77 का जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 में जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका ए। इसके बाद में 79 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 70 सॉरी डी 79 का है, ठीक है, 79 में टिक करना है, तो 79 ठीक है। तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका 80 नंबर। 80 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। उसके बाद 81 जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर योगी डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गए 81 तक इस पैसेज के अनुसार। अब आते हैं हम 82 से 86 तक जो आपको आंसर्स देने हैं, वो यहाँ पे आपको एक छोटी सी गद्यावली दे रखी है, गद्य दे रखा है, इस गद्य को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 82 की बात करता हूँ मैं, तो 82 में देखिए, 82 में आपका आंसर जो हो जाएगा पहला ही ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में 83 की बात करें तो 83 में आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 84 की तरफ। तो 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, बहुब्रीही, ठीक है। इसके बाद में 85 जो आंसर है इसमें आ जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 86 जो आंसर है इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंगम, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 की बात करते हैं, 87 87 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद में 88 जो क्वेश्चन है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में 90 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका संस्कृत पोर्शन से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे इस पार्ट के आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका मैथमेटिक्स, इस सेक्शन की बात करेंगे। मैथमेटिक्स जो है सेक्शन इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसको समझिए और देखिए। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो सही अभाज्य गुणनखंड आप निकाल ही लोगे, आपको तो पता ही है, इस तरह से आपको निकालना है, लिख करके 420 लिखना है और फिर आपको इसको निकालते जाना है, ठीक है। तो 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर आपका 2 एकम 2 और फिर 0, 210 आ गया। फिर से आपका जो है यहाँ पर आपका 2 से चला जाएगा एक बार और, तो 2 से करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 और 0 लगा दोगे, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर आप इसको 2 से तो नहीं कर सकते, अब किससे करेंगे आप, तो यहाँ पर जो आप करेंगे ये आपका चला जाएगा 3 से, है ना, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 3 तिहाई 9, ठीक है, और 3 पंजे 15, 35 आ गया। अब किससे जाएगा ये, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 से करते हैं तो 5 7 35। अब कितने से जाएगा, 7 से ही जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, तो हमारा गुणनखंड बन गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा इसमें करेक्ट है 91 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो है 92 नंबर। 92 नंबर में आपको देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य आपको 60 दिया गया है, महत्तम सामर्थ्य 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होंगी जिसका लघुत्तम सामर्थ्य 60 होगा और महत्तम सामर्थ्य 5 होगा। तो कौन सी वो संख्या होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा वो 15 और 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 20 का जो लघुत्तम हो जाएगा वो 60 आएगा और महत्तम जो है 5 आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 93 नंबर पे। 93 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 93 में बोल रहा है, यदि एक अनुपात जो है 5:7 का पर पद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा। ये यहाँ पे पर पद बोल रहा है, तो पूर्व पद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें 5 7 35, तो इसके हिसाब से बनेगा कितना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका 35 आ रहा है इसके, तो 7 25 25 आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 देखिए, 94 में आपसे क्या पूछा गया है,
4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 8 दिन। तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया है, रुपये 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई। यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, 100 में से 6% गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इसका क्रय मूल्य जो आएगा वो आ जाएगा 350 रुपये। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 96 की बात करते हैं। 96 में आपसे पूछा गया, तीन संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से दो संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या जो है वो 44 हो जाएगी। यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 97 नंबर पे। तो 97 नंबर देखिए, 97 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, रुपये 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 3660 रुपये जो है ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है देखिए, 2100 रुपये मूलधन 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आपको डिफरेंस निकालना है। पहले आपको 2 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष वाले में से 2 वर्ष को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 168 रुपये। इसमें भी बी ऑप्शन आपका 98 में भी करेक्ट होगा। 99 पे आते हैं हम। तो 99 में देखिए, 99 में क्या पूछा गया, एक साइकिल जो है 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वो हो जाएगा 2016 रुपये। इसमें भी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 99 का। 100 नंबर की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया गया है, ये 40 डिग्री का एंगल दिया गया है, सॉरी 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, इधर ये 40 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 5A दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे दिए गए चित्र में जो है ए का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका अगर ये 90 डिग्री है पूरा, ठीक है, मैं आपको दिए गए चित्र को देखिए, ऑप्शन भी देखिए। अगर यहाँ में ए की वैल्यू बतानी है तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये पूरा का पूरा जो है वो कितना है ये समझ लीजिए। यहाँ पर ये कितना है, तो यहाँ पर अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 90 ही होगा ना, ठीक है। आमने सामने की कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो बोलते हैं, तो ये आपका 90 है, ठीक है। अब ये 90 है, ये 90 है, तो इधर वाला भी 90 होगा। तो 90 में से ये कितना है, 50, ठीक है ना, सही है ना ऑप्शन। तो ये 50 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 50 डिग्री जो है इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा, यस 50 ही आने वाला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी 50 नहीं, हाँ 50 आने वाला है ना। तो 10 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5A है, ए की वैल्यू पूछा है तो मैंने कहा यहाँ 50 आने वाला है, तो 5 इंटू क्या करेंगे, ए की जगह क्या लेंगे 10 डिग्री। तो 10 डिग्री लोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो मैंने बताया ये 50 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 50 होगा, क्योंकि आपका ये टोटल कितना है, ये वाला जो है वो 90 है, 90 में से ये 40 दे रखा है, 40 घटा दो 90 में से 50 बचेगा, और जो 50 इधर का होगा वही इधर का होगा, जो इधर का होगा वो इधर का होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये 40 डिग्री होता, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो मैंने केवल आपको सॉल्यूशन बता दिया। यहाँ पे क्या आंसर होगा, मैंने बताया बी ऑप्शन। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101। 101 को ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको जो है राइट आंसर चूज करना है। 101 में क्या पूछा गया है, यदि एक वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है तो x का मान बताना है। तो x का मान क्या हो जाएगा, एक वर्ग मीटर है, ध्यान रखना वर्ग मीटर की बात कर रहा है, तो एक मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है mm में। तो आप जब इसको वर्ग मीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में देखिए यहाँ पूछा गया 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो किसका होगा, 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुज की भुजा जो है 1 मीटर की है। 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा जो है 1 मीटर है, तो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर की 15 वर्ग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दीजिए, तो 3 दूनी 6,
वाई क्यूब, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 103 नंबर में, ठीक है ना। क्योंकि आपका देखिए सीधा सीधा देखिए ये क्या है आपका क्यूबॉइड है ना। ये क्या है आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब हम बोल सकते हैं घनाभ है, घनाभ जैसा दिख रहा है माचिस के बॉक्स जैसा। तो अभी क्या है इसमें हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अभी लंबाई कितनी दी है, अगर लंबाई की बात करूँ तो ऊपर देखो 3y है, यहाँ पे 3y ले लो, इंटू में आप कर दो इसका चौड़ाई जो है कितना है y है, फिर से y इंटू कर दो, और फिर में आप इसका ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 2y, तो यहाँ पे 2y कर दो। अब सभी को गुणा कर दो, तो 3 बार तो y है, तो y क्यूब तो हो ही गया, और 2 गुणा 3, तो ये 6 हो गया, तो यही 6y क्यूब आ गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, यही चीज़ मैंने बताया था आपको, दी गई आकृति में आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 104 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 104 में संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो ये गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो हमारा आ जाएगा कलात्मक मूल्य से संबंधित है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम आपका 105 नंबर पे। तो 105 नंबर को देखिए, 105 नंबर में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। रंबस है ये, रंबस को हम समचतुर बोलते हैं, ये RICE, ठीक है, RICE राइस की आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप आपको ज्ञात करना है, और आपको दिया क्या गया है, तो आपको दिया गया है केवल और केवल मात्र ये डायग्राम, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शंस भी देखने हैं, तो ऑप्शंस देखिए, इसका जब परिमाप आप निकालते हो तो परिमाप जो निकलेगा आपका वो निकल जाएगा, देखिए इसमें ये x+2 दिया है, ये 5 दिया है, तो ये जितना 5 है ना, तो यहाँ पे 3+2 हो जाएगा, ये भी 5 होगा। ये 12 है, तो ये आपका अगर 5 है तो यहाँ पर आपका यहाँ पे कितना आपने दिया, 3 दिया ना, तो अगर ये 3 होगा, देखो ये रंबस का नियम क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं हैं ना आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं, सम चतुर्भुज की, ठीक है, ये सारे 90 डिग्री हैं। और इधर 5 है, अगर ये लंबाई 5 है तो इधर ये वाली लंबाई भी 5 ही होगी, तो यहाँ पर ये अगर 2 है तो यहाँ पे ये x कितना होना अच्छा 3, अगर ये x 3 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ठीक है। और 3 अगर ये है तो प्लस में 12 अगर ये टोटल है तो 3 में से कितना बचा, तो 9 बचा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, रंबस का डायग्राम हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब इसके आपको क्या बताना है, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका ये वाला क्या बन रहा है, ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बना रहा है, इस तरह से चार मतलब 4 ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें देखने को मिल रहा है आपको। तो ये भी आपका 12 ही है, ठीक है। और ये भी आपका कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो ना, सीधा सीधा 12 5 दे रखा है, ये वाला 12 दे रखा है और ये वाला 5 दे रखा है, तो ये 12 और 5 दे रखा है। आपको कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो हम कर्ण हमें निकालना ही है, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकाल, ये पहले कर्ण निकाल लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा ना। तो यहाँ पर जो है इसका कितना आ जाएगा, आधार कितना दिया हुआ है आपको, आधार की बात करूँ तो 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस में लंब, लंबाई ऊंचाई कितनी दी गई है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस में ये कितना 12 का होता है स्क्वायर 44, 144, ठीक है। ये हो जाएगा 169, ठीक है, 169, हाँ 169 ही हो जाएगा ना, यस 169। ये कर्ण का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर जब हटाएंगे तो खाली कर्ण यानी कि एक साइड में निकाल रहा हूँ, ये वाली साइड की लंबाई निकाल रहा हूँ, तो इस साइड को निकालने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट कर देना पड़ेगा। 169 का अंडर रूट निकालूंगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास साइड जो है वो कितनी आ गई, 13 आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो 13 का अगर ये है तो 13 का ये होगा, फिर 13 का ये होगा, और 13 का भी ये होगा, यानी 13 13 13 13 सबको मिला लो तो कितना हो जाएगा 52, 13 चौको 52, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा सी।
अब आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पे। 106 नंबर देखिए। 106 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन देने वाले का नाम आपको बताना है। तो ये दिया था हागबेन ने। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107 नंबर। 107 नंबर में आपसे पूछा क्या गया है? ये इंग्लिश में है, मैं नीचे हिंदी में दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? तो कौन सी विधि आधारित है? तो आंसर हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 108 नंबर क्वेश्चन पे। 108 नंबर क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि जो खेल खेल में नहीं लागू होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर। 109 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? तो 109 नंबर में है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य आपको बताना है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। तो 110 नंबर देखिए। यहाँ पे क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे प्रयुक्त विधि जो है वो पूछी गई है। तो सबसे प्रयुक्त विधि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाएंगे आप। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका व्याख्यान विधि, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा इसका? नहीं, आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि इसका राइट आंसर है 110 नंबर का। आगमन विधि ही गणित का, क्योंकि सॉरी गणित में व्रत होता है ना, तो गणित के लिए व्रत का जो क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त विधि आगमन विधि है। तो ए ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद आ जाइए 110 नंबर 111 नंबर पे। यहाँ पर जो है गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। तो गुणन एवं भाजन के लिए होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 112 नंबर क्वेश्चन पे। 112 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं कथन जो है वो गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, इसलिए बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका 113 नंबर क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो 113 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है? शब्द कुरिकुलम किस भाषा से लिया गया? करिकुलम जो हम बोलते हैं ना, करिकुलम आपने कई बार इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये वर्ड जो है इंग्लिश का ही है और इसको हिंदी में भी कई जगह लागू किया जाता है, बोला जाता है। तो इस वर्ड को कौन से लैंग्वेज से लिया गया है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ये लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है। लैटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 114 नंबर। एक मिनट, हाँ यस, 114 नंबर की बात करें अब। तो 114 नंबर से आपसे पूछा गया है गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो गणित में सारणी बनाना जो है ये बोध उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 115 नंबर की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 115। तो इसमें देखिए 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। आपको सही आंकिक रूप किसका बताना है? 10,20,305, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ 10,20,305। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पे। 116 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है? अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी आपकी 8752, है ना। देखो 8752 ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी? सबसे छोटी संख्या 2578। 2578। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता? अब इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा इसको हमें देखना है कि वो डिवाइड किससे नहीं होता। जब माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा वो डिवाइड नहीं होगा। वो कौन से अंक से डिवाइड नहीं होगा ये आपको बताना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2 में से आप 8 को घटाएंगे। सिंपल से देखिए 2 में से 8 जाएगा नहीं तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, ठीक है ना, सिंपल। अब दोबारा देखिए यहाँ पे आपका 4 बचा।
तो 4 बचा, तो 4 में को हम 7 नहीं ले सकते, तो 4 को हम 14 बना लेंगे, तो यहाँ 7 गया तो 7 बचा। यहाँ से हम 1 ले चुके थे तो 6 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिया था इससे इधर, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 8 है, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। तो यहाँ पे 6174 आ गया। 6174 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। आप 3 से डिवाइड करते हैं तो भी हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 आठे 24, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और 9 से भी हो जाएगा, 3 से हो रहा है तो 9 से भी हो जाएगा। तो होगा किससे नहीं, क्योंकि इसकी संख्या के बीच लास्ट में 5 हो या 0 हो तो ही ये 5 से डिवाइड होती, और इसमें ऐसा नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117। 117 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। तो आप देख सकते हैं आराम से शांति से, यहाँ पे जो एक ही विकल्प है जिसका स्थानीय मान जो है 500 नहीं है, और वो हमारा आंसर कौन सा, देखिए इसमें भी 500 है, इसमें भी 500 है, इसमें भी 500 है, सभी में स्थानीय मान ये 500 है, ये 529 है, 569 है, ये 529 है, और ये 562 है। इसमें स्थानीय मान क्या है, 256 है, इसमें 500 नहीं है ना, ये 256 है स्थानीय मान इसमें, है ना, स्थानीय मान पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से पूछ रहा है जो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि निम्न में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम आपको बताना है, तो सही अवरोही क्रम देखोगे तो आपको बी मिलेगा। इसमें क्या है, 3/4, 2/3, 1/2 और 2/5। अवरोही आरोही क्रम बनाने के लिए क्या करते हैं, इन सभी को जो है आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए कि इनके सभी के डिनोमिनेटर यानी हर जो है ये बराबर हो जाए, और हर बराबर करने के बाद, यानी कि अगर मैं 3/4 ले लूँ, ठीक है, फिर आपको 2/3 ले लूँ, और फिर आपका 1/2 ले लिया, और फिर मैंने ले लिया 2/5, ठीक है। तो इन सभी के नीचे मुझे बराबर संख्या लेनी है, तो मैं ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं इन सभी को जिससे इन यहाँ पे नीचे सभी के पीछे बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इसमें देखिए सभी का 5 के पहाड़े में अगर हम देखिए 5 में 20 आता है, 3 में 20 नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं और देखूं 15 आता है तो 4 में नहीं आता, 2 में नहीं आता, 30 इसमें 4 में नहीं आता, 30 तो 4 में नहीं आता। और कौन सी संख्या है, तो 6 देखें, 6 चौक 24, 6 बार 6 3 18, 6 6 दूनी 18, 5 6 पंजे 30, 30 जो है आपका इसमें नहीं आ रहा, फिर से आपका 6 गड़बड़ कर रहा है। हमें संख्याएं ढूंढनी है और एक संख्या ढूंढते हैं, इसमें सभी में 60 ही कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको 60 बनाना है तो इसको किससे गुणा करेंगे हम, फिर इसको 60 बनाना है, नीचे इसके भी 60 बनाना है, इसके भी 60 बनाना है, सभी को गुणा कर लेंगे। तो ये आपका 15 चौको 60, यानी कि 15 से इसको गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसको हमें बनाना है तो ये हो जाएगा 20 से गुणा ऊपर नीचे, ठीक है। इसको 60 बनाना है ना, तो 30 से गुणा ऊपर नीचे, और इसको 60, 12 पंजे 60, तो इसको 12 से ऊपर नीचे। अब इन सबको गुणा करिए, तो 15 तियाँ 45 हो गया, 45 बटे में ये 60 आ गया, उसके बाद सॉरी 14 लिख दिया ना, यहाँ पे आ गया आपका 15 तियाँ 45 बटे में 60, कोमा यहाँ पे आ गया 20 दूनी 40 बटे में 60, कोमा ये आ गया 30 बटे में 60, कोमा और यहाँ पे आ गया 12 दूनी 24 बटे में 60। अब आपको देखना है कि आरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आपको घटते हुए क्रम में लगाना है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखिए आपका 45 है, उसके बाद छोटा कौन सा है 40 है, उससे छोटा कौन सा है 30 है, उससे छोटा कौन सा है 24 है। तो यानी कि हमारा जो सही क्रम था वो बी ऑप्शन था, तो मैंने बी ऑप्शन पे टिक किया है। इसको सही करने का तरीका क्या होता है, सबको नीचे वाले को बराबर कर लो, ऊपर वाले को देख लो कि कौन किससे छोटा है, आरोही क्रम में लग जाएगा। अगर इसको अवरोही क्रम में बताते तो सबसे पहले 24 आता, यानी सबसे पहले 2/5 आता, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 1/2 आता, फिर आपका 2/3 आता, और फिर आपका 3/4 आता। तो यहाँ पर 2/5 जो है वो पहले आता। अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं, तो अवरोही क्रम तो इसमें कोई सा भी दिया ही नहीं है, ठीक है। 2/5 किसी में पहले आया नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। और अवरोही बोला है, आरोही नहीं बोला, आरोही बोलता तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए 119 नंबर, 119 में आपसे क्या पूछा है, 119 में पूछा है कि 1 से
30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं यार, वो आप तो जोड़ भी सकते हैं, मतलब खुद भी काउंट कर सकते हो, और इसका फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्ट निकालोगे तो भी निकाल लोगे उंगलियों पे काउंट करके। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल होती है 10, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120वां नंबर क्वेश्चन इस पेपर का। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अनुपात की बात कर रहा है, सबसे बड़ा अनुपात पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस घुमाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है ये, ठीक है। सबसे बड़ा अनुपात जो होगा, डिवाइड करके देख सकते हैं, सबसे बड़ा निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम मैं 7 से करूँ तो 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौका 28, 7 तियां 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम डिवाइड करें तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक 36, 9 तियां 27, फिर 3 पॉइंट कुछ आएगा। इसको 19 दूनी 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 से 14, 2 नीम 18, 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा अनुपात दिख रहा है कौन सा है, ये 2 पॉइंट कुछ है, ये 3 पॉइंट कुछ है, ये भी 3 पॉइंट कुछ है, और ये 9 पॉइंट कुछ है। तो 9 वाला अनुपात जो है बड़ा है, यानी डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा 19/2। तो इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 19/2, यानी डी ऑप्शन हमारा 120 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, खंड 5 में पहुंच चुके हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस के 30 प्रश्न अब इसमें देखेंगे, 121 से 1 से लेके 121 से 150 तक। आ जाइए, अब 121 नंबर ध्यान से देखिए और समझिए। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तो आंसर हो जाएगा तेजा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। मार्ग यातायात पूछा है, सड़क मार्ग यातायात ध्यान रखना है। तो आपको सभी को पता है, सड़क मार्ग पर बस, ट्रक और ई रिक्शा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 123 नंबर पे, ये क्या पूछ रहा है, ये देखिए, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो अगर हमारे को एक चीज हो जाए तो हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती है, और वो क्या चीज़ है, डेंगू, है ना। ध्यान है ना, अरे यार डेंगू हो गया है, पत्ते खिलाओ इसको, तो कौन से पपीते के। अगला, और एक वो आपका एक फल भी आता है, जिसको काफ़ी महंगा आता है, 30-40 रुपए का एक पीस आता है वो। अगला जो है आपका 123 के बाद में 124 नंबर देखिए। 124 नंबर में आपसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं। 124, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वाह, क्या क्वेश्चन है यार, भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है, ये तो पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ाया है आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनार फोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो सोनार फोर्ट जो है वो होगा आपका जैसलमेर में। ठीक है, देखा भी होगा, मैं तो विजिट कर चुका हूँ, आप लोगों का मन करे तो जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो कौन सा है समुदाय वो, तो है विश्नोई समुदाय। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 127 नंबर, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा कूलह। सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 128 नंबर, उसकी बात करते हैं। 128 नंबर में ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, और मैं इसको हिंदी में बताने वाला हूँ। आ जाइए हिंदी वर्जन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो वो होती है महावीर जयंती। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती से आ गया है, इस पे पीडीएफ ये इसका नहीं है। आ जाइए, 129 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इसमें ध्यान दीजिए। व्हेन वाज नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च। तो नमामि गंगे जो है, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो कब किया गया था, तो आंसर आ जाएगा 2014 में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे पूछा क्या गया है, ये देखिए। पूछा गया है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है। तो मगरमच्छ जो है प्राणी जगत के सरीसृप संवर्ग में आता है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, सूर्य नगरी किसका नाम है। तो सूर्य नगरी जो है सन सिटी पूछ रहा है, तो आपको अच्छी तरह से पता है सन सिटी किसका नाम है। तो आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है आपका जोधपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 132। यहाँ पे हार्मोन दिया है एक तरफ, फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब इसके आंसर्स हमें देखने हैं, मैच करके बता देना है कि कौन किससे रिलेट करता है। यहाँ पर आप इसको हिंदी में समझ लीजिए, हार्मोन है, कार्य है, वृद्धि हार्मोन, फिर ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनको मैच करके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर इनको आपको मिलाना था। तो इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन इसमें चूज करना है वो हो जाएगा आपका ये वाला सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, BDAC, BDAC, ठीक है। BDAC आप मैच कर लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है 133 नंबर। 133 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट जब दी जाती है, जब हम क्या मनाते हैं, तो हम जब 2 अक्टूबर मनाते हैं उस दिन, क्योंकि महात्मा गांधी चक वो चलाते थे ना, चरखा। यस, तो आप समझ गए, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 134 नंबर पे। यहाँ पे पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा कम वायु दाब वहाँ पे हो जाता है, इसीलिए। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 135 नंबर पे आइए, इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? तो वो कौन आते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा वायु, अजैविक घटक के अंदर आता है वायु, ठीक है, अजैविक है। बाकी पादप, जंतु और जीवाणु सब जैविक है। पादप भी जीवित है, जंतु भी जीवित है, जीवाणु भी जीवित है। वायु क्या है, जीवित नहीं होता, मतलब इसको हम वो नहीं मानते, निर्जीव मानते हैं, ठीक है ना। निर्जीव होने की वजह से क्या है, अजैव घटक जो है निर्जीव होते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। एबायोटिक, अजैव। इसके बाद आते हैं 136 नंबर पे। 136 में देखिए क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो सहसूत की पत्तियां होती है, सभी ने सही किया होगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 137 पे। 137 में तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो इसमें तंबाकू में निकोटीन होता है, आपने खूब सुना होगा, अच्छी तरह से जानते हो, निकोटीन निकोटीन निकोटीन। 137 के बाद आ जाइए 138 पे। रेबीज रोग का कारक होता है, तो रेबीज रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है वायरस के कारण, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 139 नंबर पे। 39 नंबर में क्या पूछा गया है, इसमें बोलते हैं निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? यहाँ पे कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, यानी मानव द्वारा नहीं होता, वो कौन सा है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा हामुस पदार्थ या हुमस पदार्थ जो बोलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हुमस मैटर जो है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140। 140 में आपसे क्या पूछा गया है। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण जो है वो रेशम है, आप सभी को पता है जंतुओं से प्राप्त होता है रेशम। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया, देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 142। 142 में क्या पूछा गया, रवि की फसल का उदाहरण है। तो रवि की फसल का कौन सा उदाहरण इसमें से आपसे बताया पूछा गया है वो बता देना है। तो आप सभी को पता है अलसी जो है ये रवि की फसल का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका 143 पे। 143 में आपसे बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? तो बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता जो है वो नहीं होता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 144 पे आइए। 144 में है प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? प्राचीन काल में जो है आपका संदेशों का जो प्रचार होता था वो होता हर कार्य से, तो सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 145। 145 में श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण जो है आपको बताना है। दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीविजन, इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 146 पे। 146 आपसे पूछा गया है आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना,
आपके पिताजी के साले की माँ, यानी कि आपकी वो क्या लग जाएगी, नानी। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 147। इसमें पूछा गया है आपसे, फुलडोल का मेला कहाँ लगता है। तो फुलडोल का जो मेला लगेगा वो कहाँ लगेगा, आप सभी को पता होगा, वो लगता है शाहपुरा में। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फुलडोल का मेला। ठीक है, फुलडोल का मेला जो है आपका शाहपुरा में लगता है। अब इसके बाद में 148 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो वो है हमारा बुध। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा 149। इसमें ये ट्रैफिक साइन दिया गया है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है। तो ये ट्रैफिक साइन जो है ये क्या करता है, आपका पैदल पाथ पर पैदल पार पथ को दर्शाता है, ये वाला साइन। ठीक है, तो ये जो है हमारा पैदल पार पथ को दर्शाता है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न इस पूरे बुकलेट का, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो सभी को पता होगा हमारा राष्ट्रीय पंचांग का नाम जो है राष्ट्रीय शक है। ठीक है, नेशनल शक। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 150 प्रश्नों का जो है ऑफिशियल आंसर की, जो आपने देखा। और आंसर की आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्त जो भी आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके पास ये सेट और प्रश्न पत्र है वो अपने आंसर्स को करेक्टली मैच कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।